हेलो दोस्तों, देवी और सज्जनों। कंपनी लॉ दिसंबर 2022 का पेपर है, उसका सॉल्यूशन पे डिस्कशन कर लेते हैं। चलिए फटाफट देख लेते हैं पेपर का सॉल्यूशन। आईसीएसई का स्टडी मैट को रेफर करके मैंने ये आप लोग के लिए कंटेंट तैयार किया, जिससे कि आसानी से आप उसको मैच कर सको। तो पहला क्वेश्चन था कंपलसरी वाला पोर्शन से कि भाई डिविडेंड हमेशा डिस्ट्रीब्यूट करने पे डिफॉल्ट करने पे पेनल्टी लगती है क्या। तो यहाँ पे पेनल्टी वाली बात तो लिखनी है आपको। पेनल्टी वाली बात जो होती है ना, तीनों पेनल्टी वाली बात, जहाँ पे आपको फाइन लग जाता है, इंटरेस्ट लग जाता है और आपके इम्प्रिजनमेंट जो होती है। इसके अलावा यहाँ पे एक्सेप्शन लिखना था कि जैसे लॉफुली एडजस्ट कर लिया, आपको उसके बाद कोई सेटलमेंट के आधार पर एडजस्टमेंट हो गया, डिस्प्यूट टाइटल का डिस्प्यूट था, कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू आपने किसी का एडजस्टमेंट कर लिया, या कोई ड्यू पड़ा हुआ था शेयर होल्डर का कंपनी के पास। ऐसे ग्राउंड जो दिए हुए ना, जहाँ पे बताया गया कि भाई इन कारण से अगर कंपनी डिविडेंड नहीं भी आपको देती है तो तकलीफ की कोई बात नहीं है। दैट्स अलाउड, दैट इज अलाउड। तो पेनल्टी भी लिख देना, साथ में वो एक्सेप्शन की नहीं, हर बार डिफॉल्ट अगर दिख भी रहा तो डिफॉल्ट का पनिशमेंट नहीं लगता। ठीक है। इसके बाद का क्वेश्चन है कि भाई एक कंपनी नीरज जो है प्रैक्टिसिंग सीएस है, और उनका ओपिनियन मांगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने किस मामले में, कि वो डब्ल्यूओएस का मर्जर करना चाहते हैं, होली ओन्ड सब्सिडी का मर्जर करना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या उन्हें किसी तरीके से मीटिंग बुला के शेयर होल्डर का, सिक्योर क्रेडिटर का मीटिंग बुला के उनका अप्रूवल लेना पड़े, एसआर पास करना पड़े। तो इसमें केस स्टडी भी है इंस्टीट्यूट के मैट में, मोहित एग्रो कमोडिटीज एंड अदर्स में एनक्लेट ने साफ साफ बोला था कि अगर ऐसा दिखता है कि ट्रांसफरी कंपनी के बीच में जब पेरेंट कंपनी और डब्ल्यूओ इन्वॉल्व हो, उनके मीटिंग आप शेयर होल्डर्स को आप छोड़ सकते हो, सिक्योर क्रेडिटर्स वगैरह के मीटिंग को डिस्पेंस कर सकते हो अगर उनके राइट्स वगैरह किसी तरीके से अफेक्टेड ना हो। मतलब कि अगर ऐसा है कि इट वाज हेल्ड दैट द राइट्स एंड liabilities of the secure unsecured creditors were not getting affected with this transaction of merger, then that is allowed। तो आपको नॉर्मली याद होगा वो 90% लोग कंसेंट दे देते हैं, उसके बाद वो सारी चीजें की जाती है। तो वो सारा प्रोसीजर है और ये केस लॉस के साथ आपको आंसर कर देना था। इसके बाद आता है कि भाई रितेश वॉज अपॉइंटेड एज डायरेक्टर एंड फाइनेंस डायरेक्टर बने ये, इन्होंने लिस्टेड कंपनी के, or during the meeting with the statutory auditor he represented that the since the CFO, who is a charter accountant by profession, already finalized the books of accounts and financial statements, so he is no more responsible for such kind of compliance। तो क्वेश्चन में जवाब क्या होगा? पहली बात बता दो कि हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग एंड प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो आपको याद होगा साफ साफ कंपनी एक्ट में लिखा हुआ है कि मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, अदर पर्सन जिसको इंचार्ज बनाया बोर्ड ने, लाइक सीएफओ सेक्शन 129 में, तो वो लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे। एनी अदर अबव मेंशन ऑफिसर एज एब्सेंट, ऑल द डायरेक्टर शैल बी लायबल। सो अगर ऑलरेडी सीएफओ अपॉइंटेड है तो उनकी जिम्मेदारी होगी उस पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए, अदरवाइज ये सारे लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो सिंपली एक्सप्लेन करना था रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कीपिंग एंड मेंटेनिंग एंड रादर प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसके बाद बेटा आपको क्या करना है, देखो तो बाबू, इसमें एक क्वेश्चन है कि नॉमिनेशन वाला, कि कोई भी सिक्योरिटी होल्डर अपने जीवन काल में कितने बार भी नॉमिनेट कर सकता है किसी बंदे को। तो प्रोसीजर बताना है। नॉमिनेशन आप जानते हो, और ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ शेयर होल्डर सिक्योरिटी होल्डर हो सकता है, और कई बार हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो प्रोसीजर आपको याद है, कंपनी लॉ में दिया हुआ है, रूल 19 बोल के है ये, और इसमें सिक्योरिटी होल्डर कभी भी एनी टाइम नॉमिनेट करे, उसके बाद इसकी एंट्री भी की जाती है आरओएम के अंदर, और इसमें के लिए एक फॉर्म होता है SH13 में आपको इंटीमेट करना पड़ता है, चेंज के लिए SH14 होता है गाइस। तो ये दोनों फॉर्म्स आपको याद रखने थे इसमें, बाकी कोई इसमें साइंटिफिक बात नहीं है। देखिए SH14 में चेंज, कोई वेरिएशन वगैरह तो बताइए। तो दो इंपॉर्टेंट फॉर्म है और प्रोसीजर सेम है। बोर्ड के अथॉरिटी में आप कभी भी इंटीमेट कीजिए, हो सकता है। सो दैट इज गिवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सिंपल क्वेश्चन 3 नंबर का पूछा है कि ये रणवीर जो है सीएफओ है कंपनी के, और उसमें पूछा गया कि भाई ऑब्जर्वेशन दीजिए अपना रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट इंटरनल ऑडिटर। तो 138 वाली बात हो रही है। तो सिंपल पूछा है कि देखो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय कंपनी के हुज अ चार्टर अकाउंटेंट, एक्सपीरियंस इनके पास है डूइंग इंटरनल ऑडिट का काम, बन सकता है क्या?
इन्होंने कहा नहीं बन सकता, बट हम जानते हैं बन सकता है, क्योंकि इंटरनल ऑडिटर कोई भी बन सकता है, चार्टर अकाउंटेंट बन सकता है, जो कंपनी एम्प्लॉय है वो भी बन सकता है, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद देखिए, एसोसिएशन ऑफ चार्टर अकाउंटेंट आजाद नगर में स्पेशलाइज इंटरनल ऑडिट, इनको लगा कैन बी अपॉइंटेड, तो एसोसिएशन है ये, हमको याद रखना है कि इंडिविजुअल ही ऑडिटर बनते हैं, वो वाली बात अगर याद होगी, तो यहाँ पे नहीं बन सकते। उसके बाद दूसरी कि एसोसिएशन में से कोई मेंबर बने तो चलेगा, एसोसिएशन नहीं बन सकता, हम इंडिविजुअल को ही ऑडिटर बनाते हैं हमेशा। फर्म भी चलता है। आइए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ओन्ड एंड मैनेज बाय अ अकाउंटेंट इंगेज इन द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग इंटरनल ऑडिट, अगेन कंपनी है, तो यहाँ लिखा बन सकता, तो हम बोलेंगे नहीं बन सकता, ओनली इंडिविजुअल्स कैन बिकम एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी। ओके, बस इंटरनल ऑडिट 138 वाली बात आपको बतानी है यहाँ पे। फिर क्वेश्चन नेक्स्ट आता है बच्चों, ये तो सीधा क्वेश्चन पूछा, ट्रांसफर ट्रांसमिशन का डिफरेंस आप इजीली कर सकते हो, वॉलंटरी होता है, मैंडेटरी होता है, एक में कंसिडरेशन होता है, एक में नहीं होता है। इसके बाद आप बता सकते हो कि एक में आप शेयर ट्रांसफर डीड लगता है ट्रांसफर में, इसमें नहीं लगता, ऑपरेशन लॉ के थ्रू होता है, राइट। फिजिकल में है तो स्टैम्प ड्यूटी भी लगेगी, यहाँ नहीं लगेगी। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन है कि नॉन फाइलिंग ऑफ पर्टिकुलर्स ऑफ चार्जेस शैल वॉइड अगेंस्ट द कंपनी एज गोइंग कंसर्न। तो हमने बात कर रहा था कि देखो, चार्जेस का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होता है और कंपनी करवाती है ऑन द बिहाफ ऑफ चार्ज होल्डर, और अगर नहीं होता तो कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन वाली बात यहाँ बतानी है। तो यहाँ वो बतानी है कि वॉइड अगेंस्ट द कंपनी, देखिए तो लिक्विडेटर के अगेंस्ट वॉइड हो जाता है, लिक्विडेटर के अगेंस्ट वॉइड होता है ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप, वो तो मानेगा नहीं ना, आपने रजिस्टर कराया नहीं। बट ये कंपनी के अगेंस्ट वॉइड नहीं होता जी, कंपनी के तो पे करना पड़ेगा इमीडिएटली, उल्टा ना फाइल कराने से उनके ऊपर बहुत ज्यादा तकलीफ हो सकता है, उनको इमीडिएटली पे करना पड़े, इमीडिएटली ड्यूज तो हटेंगे नहीं। हाँ, रजिस्टर नहीं कराया तो लिक्विडेटर उसको नहीं मानेगा, कोर्ट का बंदा, लॉ का बंदा, लॉ का बात मानता है, वो क्यों मानने जाएगा आपकी बात। कंपनी का अगेंस्ट कुछ वॉइड नहीं होगा, उनको तो इमीडिएटली पेमेंट भी करना पड़ सकता है, राइट। चलिए, उसके बाद आती है केस है कि एबीसीडी एक लिमिटेड लिस्टेड कंपनी है, और उनसे पूछा गया कुछ, ये एलओडीआर रिलेटेड क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे कुछ दिए हुए डिटेल देखिए। एलओडीआर से पूछा, देखो कई बार मैं आप लोग क्लास में कहता हूँ कि एलओडीआर और कंपनी लॉ का एकदम सीधा सीधा, एसएलसीएम का बहुत सारे पोर्शन कंपनी लॉ में आता है, कंपनी लॉ का बहुत सारे पोर्शन एसएलसीएम में आते हैं, इसमें आया भी है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या पूछा कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है, कंप्लायंस रिकॉर्ड पूछा है कि रिगार्डिंग द इंटीमेशन अप टू द स्टॉक एक्सचेंज अबाउट द मीटिंग वेयर द फाइनेंशियल रिजल्ट्स वेयर फाइनेंशियल रिजल्ट्स वेयर डिस्कस्ड। तो ये 5 दिन के अंदर अपने को बताना पड़ता है बच्चों, फ्रॉम द बोर्ड मीटिंग। एंड उसके बाद है, मैंने प्रायर इंटीमेशन देना पड़ता है बोर्ड मीटिंग होने के। उसके बाद सर्कुलेशन ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, तो बच्चों शेयर होल्डर को आप जानते हो एजीएम का नोटिस के साथ ही जाता है, तो 21 क्लियर डेज वाली बात बता दो। इसके बाद आप बताओ कि नेक्स्ट पूछा है कि सर इसे वेबसाइट पे कब तक रख सकते हैं, तो वेबसाइट पे जैसे ही फाइलिंग आप करोगे तो 30 डेज में आप आरओसी को बताते हो, 30 डेज में आप भी इसको वेबसाइट पे भी डाल दो, पब्लिक डोमेन में चला जाएगा। गुड। उसके बाद आते हैं अपन आगे, नेक्स्ट इज अमृता है जो एक डायरेक्टर है, उन्होंने कि उनकी ऑफिस खत्म हो गई, सीज टू बी इन एम्प्लॉयमेंट एंड रेजिग्नेशन के कारण, और लेकिन उन्होंने कंटिन्यू किया एज अ शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, और शी नाउ वांट्स टू इंस्पेक्ट द मिनट्स ऑफ द बोर्ड मीटिंग ऑफ द कंपनी, बोर्ड मीटिंग इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म विच शी हैड अटेंडेड, ध्यान रखिएगा। तो बच्चों यहाँ पे मिनट्स में आपको याद होगा 2 बातें, ये देखो बीएम का क्वेश्चन है थोड़ा। तो पहली बात बच्चों, इंस्पेक्शन जो डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी वाला चैप्टर, रजिस्टर रिटर्न वाला चैप्टर में आपको देखना है। तो यहाँ पे मिनट्स देखिए, जनरल मीटिंग के मिनट्स तो शेयर होल्डर इंस्पेक्शन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बोर्ड मीटिंग के मिनट्स जो है ना, वो हमेशा डायरेक्टर्स ही करते हैं, याद रहेगा। अब ये दीदी जो है, इन्होंने डायरेक्टर भी हैं, तो चलो इनको डायरेक्टर के कैपेसिटी में इंस्पेक्शन अलाउ करेंगे, बट उसी मिनट्स का जिस मीटिंग में वो डायरेक्टर थी, तो ड्यूरिंग हर टेन्योर, तो शी इज आई थिंक डिमांडिंग ऑल्सो वही, शी आस्किंग कि भाई हमको उसी समय का इंस्पेक्शन चाहिए, तो दे दिया जाए, कोई तकलीफ वाली बात तो है नहीं बेटा। वो कब का मांग रहे हैं, वो मांग रहे हैं जब वो डायरेक्टर थे, तो उस समय का दे दीजिए, उसके बाद का नहीं दे सकते आप, तो अलाउड कर देना होगा। दूसरी बात,
ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन बच्चों, तो सीधा इंस्टीट्यूट ने एग्जाम, जब हम लोग लेयर्स की बात जब करते हैं, लेयर अप इन 186 वाले क्वेश्चन है ये। यहाँ पे देखो पूरा चैप्टर इंस्टीट्यूट ने मैथ से उठा के क्वेश्चन दे दिया है ये एग्जैक्टली। आप इंस्टीट्यूट के मैथ में जाओगे, चैप्टर में जाओगे, तो आपको ये दिखेगा। यहाँ पे एक कंपनी है ए लिमिटेड, उसकी दूसरी लेयर ऑफ इन्वेस्टमेंट बी लिमिटेड, फिर बी लिमिटेड का लेयर ऑफ इन्वेस्टमेंट जा रही है सी लिमिटेड। तो आप यहाँ पे याद होगा 2 लेयर तक तो अलाउड होता है, बट उसके बाद का लेयर अलाउड नहीं होता। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन वही है, ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड, डी लिमिटेड। तो ए का बी और सी में चलेगा, डी में नहीं चलेगा। तो लेयर ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्कस कर देना था, सीधा क्वेश्चन था ये। ठीक है, 3 नंबर का, तो आप इजिली कर लोगे। लेयर ऑफ इन्वेस्टमेंट 2 लेयर से ज्यादा अलाउड नहीं है। इसके एक्सेप्शन भी लिख देना, वो जो आपको पता है कि फॉरेन सब्सिडरी वाली बात, इन्वेस्टमेंट सब्सिडरी एंड फॉरेन कंपनी वाली बात जो बता देंगे आप, तो वो दोनों एक्सेप्शन रहते हैं। बाकी नॉर्मली में 2 लेयर्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट अलाउड नहीं होता 186 में। उसके बाद बेटा अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मैं सारे क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, तो आई एम गोइंग विद द अल्टरनेट क्वेश्चन आल्सो, जो और दिया रहता है ना। तो नेक्स्ट 2A का सेकंड क्वेश्चन है कि अल्मा लिमिटेड इज कैरिंग ऑन द टेक्सटाइल बिजनेस। अब इसमें ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट वाला क्वेश्चन पूछा, ये भी इंस्टीट्यूट ने एग्जैक्टली इसका केस स्टडी भी दिया हुआ है आपके मैथ में। अगर मैं आपको उसी चैप्टर में जाके देखेंगे आप, तो हिंदुस्तान कोऑपरेटिव इंश्योरेंस सोसाइटी वाला केस है ये, जहाँ पे ये बोला जाता है कि भाई माइनॉरिटी के ऊपर जबरदस्ती को उठा के मेजोरिटी लोगों ने क्या कर दिया, नया और रिस्की काम उठा के सर पे पटक दिया। तो काहे मानेंगे लोग, सीधी बात है ना, वो नहीं मानेंगे। और इस डिसीजन को आप क्या कहोगे, ऑपरेशन। फिर ऑपरेशन का मीनिंग भी आप बता देना कि भाई कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि मेजोरिटी एक्सरसाइज देयर अथॉरिटी रॉन्गफुली, सो इन दिस मैनर it is burdensome and harsh on the minority, so ऑपरेशन माना ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आता है, एक्सप्लेन करें आप मैनर इन विच द पब्लिक लिमिटेड कंपनी में इशू सिक्योरिटी। भैया कैसे कैसे इशू ला सकते हो, पब्लिक कंपनी कैसे कैसे इशू ला सकती है, सीधा सीधा क्वेश्चन अगेन पूछा इंस्टीट्यूट के मैथ से। यहाँ बोला कि भाई आप चाहो तो आईपीओ ले आओ, पब्लिक ऑफर कर लो, है ना, पब्लिक ऑफर कर लीजिए, आप चाहें तो प्राइवेट प्लेसमेंट कर लीजिए। इसके बाद राइट इशू, बोनस इशू जो है वो तो आप कर ही सकते हो। लिस्टेड कंपनियां अगर ये करती हैं तो उन्हें एलओडी आईसीडीआर मानना पड़ेगा, करेक्ट है, यानी सेबी रेगुलेशन मानना पड़ेगा। सीधा सीधा क्वेश्चन था। फिर क्वेश्चन पूछा आपसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, देखो सीएसआर पे क्वेश्चन आ गया जी। यहाँ पे भी इंस्टीट्यूट ने डायरेक्ट मैथ से, ये देखो ये डायग्राम आप अगर देखोगे ना कि जो नेट प्रॉफिट का कैलकुलेशन में क्या इंक्लूड क्या एक्सक्लूड, तो ये 2 चीज एक्सक्लूड करते हैं बच्चों। यहाँ पे वही 2 चीज यहाँ दिया भी है। पहली बात की नेट प्रॉफिट अराइजिंग फ्रॉम द ओवरसीज बिजनेस, और दूसरा कोई डिविडेंड इनकम मिला जो कि ऑलरेडी कवर्ड है कंपनीज एक्ट में उनसे। तो यह देखो क्वेश्चन में जाके देखोगे बच्चों, तो लिखा यही है कि नेट प्रॉफिट पहले साल में 8 करोड़ है, मतलब 22 में 8 करोड़ है, 21 में 5 और 19-20 में अपना 4। तो ये 8 में से 2 करोड़ निकल जाएगा। देखो 1 करोड़ ये जो मैंने आपको बताया ना ओवरसीज वाला आ जाएगा, और 1 करोड़ आपका डिविडेंड वाला आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2 करोड़, यानी अब मैं देखूँ यहाँ 8 में से एक और माइनस कर दिया जाए तो यहाँ 6 बच गया, 5 2 11, 11 4 15, अब 15 हो गया तीनों साल का। इसका एवरेज निकालेंगे तो 5 करोड़ आएगा। अब 5 करोड़ का बाबू 2% आपको निकालना है, 10 लाख के करीब आ जाएगा। 10 लाख रुपया करीब आ जाएगा, वही आपका सीएसआर का कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। सीधा है, ये एकदम टेबल मैंने उठा के देखो वहीं डाल दिया। यही 2 आइटम को आपको कंसिडर करना था। इसके बाद है जी लिस्ट आउट एनी 3 टाइप्स ऑफ कंपनी विच कैन बी फॉर्म अंडर हांगकांग लॉ। ये तो बहुत सिंपल है, ये तो हांगकांग तो हम लोग जैसा ही है ना, तो हमारे जैसा ही काम करते हो लोग भी। तो ये देखो टाइप्स ऑफ कंपनी, ये भी एज इट इज, पब्लिक कंपनी बना सकते हो शेयर कैपिटल वाला, प्राइवेट बना सकते हो शेयर कैपिटल वाला, पब्लिक बना सकते हो पब्लिक कंपनी विथ पब्लिक अनलिमिटेड कंपनी शेयर कैपिटल, प्राइवेट अनलिमिटेड कंपनी शेयर कैपिटल, और गारंटी वाली कंपनी भी बन सकते हैं। सारे कंपनी एक्ट में भी बनती है, तो कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, सीधा उठा के छाप दिया। नेक्स्ट बाबू देखेंगे आप लोग, एक रेजोल्यूशन आपसे पूछा है कि भाई बताइए स्वेट इक्विटी शेयर इशू करना चाहते हैं तो एसआर पास करना पड़ेगा। तो एसआर के लिए देखो रेजोल्यूशन मैंने दे दिया, साथ में ना इंस्टीट्यूट के मैट में ईएस का कंटेंट भी दिया है, और ईएस मतलब एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जो 102 में दिया जाता है। आपको पता होगा बच्चों ईएस में कुछ नहीं होता, इसी का बहुत सिंपल वाला भाषा में सब कुछ लिखा रहता है। सारा मटेरियल इन्फॉर्मेशन आप डाल दीजिए, कौन से कैटेगरी इंप्लॉय को दे रहे हो, क्यों दे रहे हो, कौन सा नो हाउ, कौन सा आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, टेन्योर क्या होगा, क्योंकि ये तो नॉन कैश कंसिडरेशन होगा तो डिटेल वैल्यूएबल का रिपोर्ट, ये सारा बात आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा।
गुड। इसके बाद बेटा आपसे एक डिविडेंड, ये भी देखो पूछा, डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहते हैं आउट ऑफ रिजर्व्स, आउट ऑफ रिजर्व। तो रूल 3 का 4 कंडीशन याद होगा आप लोग को। ये 4 कंडीशन है बच्चों रूल 3 का, कि पहला कंडीशन की जो रेट ऑफ डिविडेंड होगा पिछले 3 साल के रेट से ज्यादा नहीं होगा। तो यहाँ देखो दिया भी है, यह 3 साल का रेट ऑफ डिविडेंड दिया है ना, देखो देख लीजिए आप, यहाँ दिया हुआ 3 साल का रेट, देखो 10%, 12% और 14%। तो ये तीनों का एवरेज निकालोगे ना बेटा तो कितना आएगा, 12%। देख लीजिए ना कितना आएगा, 10 12 22, अब 22 और 14 हो गया 36, 36 डिवाइड बाई 3, तो 12% से ज्यादा का रेट नहीं निकाल सकते। उसके बाद बोला कि भैया दूसरा कंडीशन बोलता है कि सीधा से क्वेश्चन पूछा कि टोटल अमाउंट जो कि निकालेंगे आप लोग 110 निकालेंगे, किसका, पीएससी प्लस एफआर का। तो ये भी देखो हम लोग निकाल लेते हैं इसको। तो पीयूएससी कितना दिया हुआ, तो डेटा में दिया हुआ देखिए, इक्विटी कैपिटल दिया 5 करोड़, प्रेफरेंस दिया 2 करोड़, 7 करोड़, जनरल रिजर्व दिया हुआ है 1.5 करोड़, और यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम दिया, तो अपने को लेना नहीं है, क्या कि वो तो फ्री रिजर्व है ही नहीं ना, तो कैपिटल रिजर्व है, उसको छूना ही नहीं अपने को, उसका पर्पज ऑलरेडी कंपनी एक्ट में लिखा है कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। तो इसको ले लीजिए, टोटल आ जाएगा 860 आएगा, इसका आप ये निकल गया पीयूएससी प्लस एफआर। फिर पीयूएससी अलग से निकाल लीजिए, खाली इक्विटी या प्रेफरेंस को ले लेंगे तो 7 करोड़ ये हो गया। अब उसके बाद अगर 110 हम निकालते हैं किसका, पीयूएससी प्लस एफआर का, तो आ जाएगा 86 लाख। और उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन क्या बोलता है कि भाई आप जो विड्रॉ करिएगा पहले उसका इस्तेमाल कीजिएगा डेप्रिसिएशन और लॉस वॉस के लिए, और उसके बाद बैलेंस जो होगा वो रिजर्व में वो 15% ऑफ पीयूएससी कम नहीं होना चाहिए। तो 15% पीयूएससी कितना आएगा, तो अगर हम देखें 15% ऑफ पीयूएससी तो वो निकल के आ जाएगा 1.05 करोड़। तो अब हम देखिए ध्यान से निकालना चाहते हैं हम कितना, 86। अब हमारे पास रिजर्व में है कितना, तो हमारे पास रिजर्व कितना है बाबू, रिजर्व में 1.50 करोड़ है। अब देखिएगा ये दोनों लिखा है ना यहाँ पे, ये देखिए रिजर्व, जनरल रिजर्व, इसमें से हमको निकालना निकालना अलाउड कितना है, इतना तो अपने को मेंटेन करना पड़ेगा। तो आप देखोगे तो हम लोग इतना मेंटेन करेंगे तो बैलेंस हम निकाल सकते हैं 45 करोड़, 45 लाख निकाल सकते थे 86, लेकिन क्योंकि लॉ कहता है कि 15% ज्यादा निकाल नहीं सकते आप, उसका रिजर्व को उतना छोड़ना पड़ेगा, तो छोड़ने के बाद आपको ये बचेगा। इजी, लॉ कुछ नहीं, लॉ लिख दीजिए उसके हिसाब से कैलकुलेशन मार दीजिए, हो गया। इसके बाद बाबू नेक्स्ट का है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपसे पूछता है, डिपॉजिट पे भी सब पूछ लिया आपसे और सीधा सीधा ही पूछा है, ये तो महा इजी पेपर है। आइए, स्टूडेंट भी मन आ गया, एकदम नया सिलेबस आने वाला है ना, तो एकदम आप लोग को लपेट के निकालना चाहता है, तो बाबू पढ़िए अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बोलता है कि ये भी एक कंपनी है जिसका नेटवर्थ दिया हुआ है, देखिए कितना, 51 करोड़, टर्नओवर दिया हुआ है 400 करोड़, और उसके बाद उसका ऑडिटेड बैलेंस शीट के अनुसार ये डेटा दिया हुआ है। अब कंपनीज एक्ट के तहत डिपॉजिट के कुछ पूछे कानून, सबसे पहले क्या पूछा कि कितना डिपॉजिट ले सकती है कंपनी एबी लिमिटेड। तो पहली बात तो एबी लिमिटेड एलिजिबल कंपनी है नहीं, काहे, आपको याद होगा एलिजिबल कंपनी का मतलब क्या होता है बाबू, पहला 100 करोड़ आपका नेटवर्थ होना चाहिए और टर्नओवर होना चाहिए 500 करोड़ या उससे ज्यादा। तो 100 करोड़ 500 करोड़ तो मीट नहीं कर रहा है, इसलिए एलिजिबल कंपनी है। तो भैया पहले केस में पब्लिक से कुछ नहीं ले पाएंगे, हाँ मेंबर से जितना चाहे लीजिए, कोई तकलीफ की बात नहीं है। उसके बाद बात कर रहे हैं कि अगर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ ही लिया, अगर ये एलिजिबल कंपनी है तो क्या होगा, तो कितना डिपॉजिट ले सकते हैं। लेकिन यहाँ कहानी देखो तो ट्विस्ट है, और मैट में लिखा भी है कि उनको एसआर पास नहीं करना, क्योंकि जो कंडीशन है भैया 73 में कंडीशन दिया हुआ है, 73 76 दो ही सेक्शन होता है, एक मेंबर से डिपॉजिट लेंगे और एक पब्लिक से लेंगे। अब यहाँ मजेदार क्वेश्चन क्या पूछा है कि ए लिमिटेड एलिजिबल कंपनी अगर होती है और उसे डिपॉजिट एक्सेप्ट करना हो और उसे एसआर भी नहीं पास करना, तो क्या होगा, तो बताइए व्हाट आर द अदर ऑप्शन। तो अदर ऑप्शन सिंपल है, अगर कोई एलिजिबल कंपनी है ना जो पब्लिक से डिपॉजिट ले सकती है तो उसको एसआर पास करने का दरकार नहीं, ओआर करके भी, ओआर पास करके भी कर सकती है, मैट में साफ साफ लिखा हुआ है। इसके बाद आ जाओ बच्चों कि नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि हाउ मच ओके एलिजिबल कंपनी फॉर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, व्हाट आर द फॉर्म दैट नीड टू बी फाइल्ड। तो ये 3 फॉर्म ही है बच्चों डिपॉजिट में, आपको याद रखना हमेशा। एक तो भाई साहब DPT1 जो कि सर्कुलर डिपॉजिट सर्कुलर वाला फॉर्म है ये, और DPT2 आपको डिपॉजिट ट्रस्ट डीड एक तरीके का फॉर्म है ये, और DPT3 रिटर्न डिपॉजिट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और 30 जून तक अपने को फाइल करना पड़ता है। और DPT4 अगर कोई डिपॉजिट वगैरह एग्जिस्टिंग कंपनी के पास था उसका डिटेल आपको वो ट्रांजिशन पीरियड में जमा करना पड़ेगा। इसके बाद क्वेश्चन पूछता है कि कितना क्वांटिटी ऑफ डिपॉजिट जो सेपरेट
अकाउंट में आप एज ए डिपॉजिट मेच्योरिंग एवरी ईयर रखना पड़ेगा। तो इसके लिए 20% आप जानते ही हैं, हर साल 20% तक का मेच्योर डिपॉजिट का अमाउंट आपको सिक्योर शेड्यूल बैंक में रखना पड़ता है, जिससे कि लिक्विड एसेट के रूप में उसे पे किया जा सके। ठीक है, लास्ट इसमें एक और पूछा है कि कोई टाइम लिमिट है डिपॉजिट रिसीव इशू करने का? तो जी हाँ, 21 डेज का टाइम लिमिट होता है। डिपॉजिट मनी मिलने से 21 डेज के अंदर आपको डिपॉजिट रिसीव इशू कर देने का डिपॉजिट होल्डर लोगों को। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बेटा जी। ई है, एक लीडिंग बिजनेसमैन है, वो प्रेजेंटली एक्टिंग एज अ 5 कंपनी में ऑलरेडी कौन है वो? डायरेक्टर है। ही वांट्स टू बिकम अ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सीकेसी इंटरनेशनल लिमिटेड एंड सेवरल बिजनेसेस ऑलरेडी उस काम कर रही है वो कंपनी। द कंपनीज एवरेज एनुअल टर्नओवर भी 1000 करोड़ से ज्यादा है। तो इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट द कंपनी ऑलरेडी हैज HCL एज द CEOs ऑफ द रेस्पेक्टिव बिजनेसेस। तो आप पूछा कि क्या ये CMD भी बन सकते हैं? मतलब यहाँ पे वो क्वेश्चन आता, बच्चों को याद होगा कि एक बंदा कितने कंपनी में MD बन सकता है? क्या मल्टीपल कंपनी में MD बन सकते हैं आप? मोर देन वन कंपनी में MD बन सकते हैं? तो उसके लिए कॉन्सेप्ट ये, हाँ बन सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि MD का पोस्ट फुल टाइम भी है और पार्ट टाइम भी है, लेकिन प्रोवाइडेड बाकी सब बिजनेस का CEOs आप अपॉइंट करके रखो, राइट है, और वो कंपनी सामने ऑपोजिट कॉम्पिटेटिव बिजनेस में भी ना हो। तो इस केस में पॉसिबल है, ऑलरेडी CEOs अपॉइंटेड किए गए, हम एज्यूम कर रहे हैं कि वो कॉम्पिटेटिव बिजनेस में ना हो, सो दैट इज पॉसिबल, दैट्स अलाउड। ठीक है, कोई तकलीफ बात नहीं, डिस्कस कर दीजिएगा। प्रोविजन 5 नंबर का है, तो MD के बारे में बताइए, कितने कंपनी बन सकते हैं बताइए, राइट है। उसके बाद अब इसमें क्या है बच्चों की, MD चेयरमैन वाली बात पे ना, तो LODR में भी था कि MD और चेयरमैन, जिसमें बहुत बड़ा एक सर्कुलर भी सेबी ने दिया था कि MD चेयरमैन एक ही बंदा नहीं बन सकता, वो 22 से एप्लीकेबल होने वाला था। हम मुकेश अंबानी सर का एग्जाम्पल हमेशा आप लोग को दिया करते थे कि MD चेयरमैन दोनों है, बट वो सर्कुलर को सेबी ने अभी ऑप्शनल कर दिया है, तो उसका यहाँ पे कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होगी। और खैर यहाँ लिस्टेड कंपनी वाली बात चर्चा भी नहीं की गई है, बट फिर भी आप चाहो तो कोट कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई कंपनी सेक्रेटरी है कौन सा? मास्क लिमिटेड का लिस्टेड कंपनी है, हैविंग द फॉलोइंग अनलिस्टेड सब्सिडरीज। अब आपसे पूछा है कि वेदर द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने का दरकार है इन सब कंपनी में। तो यहाँ पे बच्चों आप सिंपल याद करो, कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाली जब बात पढ़ते हैं LODR, तो वहां बोला जाता है व्हाट डू यू मीन मटेरियल सब्सिडी। तो मटेरियल सब्सिडी मतलब होता है 10%, जो ना अपना नेटवर्थ, कंसोलिडेटेड नेटवर्थ होता है ना, उसका 10% अगर ये कंपनियां टच कर देना उससे ज्यादा, तो उनको सारे कंप्लायंसेस करने पड़ते हैं। तो उस केस में देखो तो यहाँ कंसोलिडेटेड 35 करोड़ है, 3500 करोड़, और यहाँ पे पहला केस में तो 120 है। अब इसका 10% होता है 3500 करोड़, सॉरी 350 करोड़। अब इस केस में तो होता नहीं, इस केस में होता है, तो इन दोनों को अपॉइंट करने पड़ेगा। ये पहला पार्ट था। दूसरा बोलता है कि एक दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि वाइफ है डायरेक्टर की, जो कि सब्सिडी कंपनी स्टेप डाउन हो रहा है, क्या वो बन सकती है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर? तो नहीं बन सकते भैया। वाइफ है, सीधा रिलेटिव वाला फंडा अप्लाई कर जाएगा, प्लस टाइम लिमिट, कूलिंग पीरियड भी ऑब्जर्व करना पड़ेगा उनको, कोई एसोसिएशन नहीं होता 3-3 साल तक। तो पहली बात तो रिलेटेड है, तो वो नहीं बन सकती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, आपसे पूछा है जर्नल मीटिंग है, GM के क्वेश्चन पार्ट बी में आ चुके हम लोग तो ऑलरेडी। तो GM का क्वेश्चन है ये, GM बच्चों एक मैंने आपको बताऊं, इस बार जर्नल मीटिंग से 18 नंबर, बोर्ड मीटिंग से 19 नंबर, डायरेक्टर से 27 नंबर, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे। ये 3 चैप्टर से 60 के ऊपर का क्वेश्चन क्लास में सैकड़ों बार हम लोग कहते हैं। ये मतलब बांध लीजिए अपने आप को, घुस जाइए उस टॉपिक। ठीक है, चलिए आइए। तो जनरल मीटिंग है एक कंपनी के CBD लिमिटेड का, 6 शेयर होल्डर वहां पे प्रेजेंट है। मीटिंग जो है एडजॉर्न कर दिया गया चेयरमैन के द्वारा, चेयरमैन मीटिंग अटेंड करने, एडजॉर्न करने का अथॉरिटी रखते हैं। बट देखो कोरम प्रेजेंट ना हो तो ऑटोमेटिक एडजॉर्न भी हो जाता है, और उसके अलावा कोई और रीजन हो तो चेयरमैन चाहे तो इंडेफिनेटली भी एडजॉर्न कर सकते हैं। तो वहां पे वही लिखा है डायलॉग सेम डे सेम टाइम। क्वेश्चन क्या है, कुड द चेयरमैन एडजर्न द मीटिंग इफ द कंपनीज शेयर होल्डर्स दैट इज मेंबर्स स्ट्रेंथ इज 300। तो 300 देखो, पब्लिक कंपनी का ना कोरम का टेबल आपको याद रखना होगा, अगर अप टू 1000 मेंबर्स है ना तो मिनिमम कोरम 5 होता है, और उसके बाद 1000 से ज्यादा, 3000 से कम,
तो याद है 15 होता है, फिर 5,000 से ज़्यादा होता है तो 30। तो इस केस में पहला कैटेगरी है, आर्टिकल्स कुछ बोला नहीं है। तो यहाँ पे देखो 6 लोग प्रेजेंट है, तो 6 लोग इज फॉर्मिंग द कोरम बिकॉज लेस देन 1000, बट फिर भी चेयरमैन ने इसको अर्जन कर दिया, तो क्या वो कर सकते हैं? तो कोरम वाला मसला में नहीं कर सकते वो। हाँ, अगर अदर देन कोरम वाली बात होगी तो डेफिनेटली वो कितने बार भी एडजर्न कर सकते हैं विद द कंसेंट ऑफ मेंबर्स इन द मीटिंग। देन एडजॉर्न मीटिंग में एनी फ्रेश नोटिस टू बी गिवन। देखिए लॉ बहुत सिंपल कहता है कि अगर एडजॉर्नमेंट का 3 दिन का नोटिस देना चाहिए, अगर नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम प्लेस पे हो रहा है 3 दिन एडवांस नोटिस देना चाहिए। गुड सेक्रेटरी प्रैक्टिस भी SS1 भी कहता है ये, और उसके बाद SS2 सॉरी इस केस में। और उसके बाद बात होती है कि अगर बियॉन्ड 30 डेज का एडजॉर्नमेंट पीरियड है तो 21 डेज का नोटिस जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है बाबू की कोई मेंबर जो है वो प्रेजेंट है एडजॉर्न मीटिंग में कितने? 3, सिर्फ 3 ही मेंबर प्रेजेंट है। अब मिनिमम कौन है तो 5 है, बट एडजॉर्न मीटिंग में भी, यानी मान लो एक बार मीटिंग आपने एडजॉर्न किया ड्यू टू कोरम, तो दोबारा मीटिंग बुलाई गई, उस एडजॉर्न मीटिंग में भी ऑल्सो कोरम इज नॉट प्रेजेंट, तो लॉ कहता है उस केस में जितने लोग प्रेजेंट हो सब्जेक्ट टू मिनिमम 2, ऑब्वियसली 2 लोग तो चाहिए ना, तो कोरम मान लिया जाएगा, मीटिंग कंसिडर कर दिया। तो इसके अंदर भले 3 लोग हो, इट विल बी काउंटेड एज कोरम एंड मीटिंग विल वैलिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक CFO है कंपनी के, कुक्कू भाई साहब, ये कहते हैं कि वो कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन। चलिए भैया, पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन, इलेक्शन की बातें आई। यहाँ कुछ डेटा दिया हुआ है, एक हमराज लिमिट, हमारा जग, सॉवरेन पार्टी और फीमेल फ्रंट, अमाउंट दिया हुआ है, या एवरेज नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है। अच्छा, कैसे पेमेंट किया वो दिया हुआ है। तो पहले बोला कि 7.25% देना चाहते हैं हमारा हमारा जग बोल के, प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपको याद होगा पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन अभी जितना चाहो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई लिमिट ही नहीं है। पहले 7.5% का था, कब का हट गया, ठीक है, अमेंडमेंट के बाद अब अनलिमिटेड कितना भी कंट्रीब्यूट। कंडीशन ये कि बैरर चेक से नहीं ना कर सकते आप, कैश बैरर चेक से नहीं, आपको RTGS चलेगा, आपका अकाउंट पे ही चेक दीजिए चलेगा, ड्राफ्ट चलेगा वो भी अकाउंट पे ही, NEFT करिए, बट बैंक में करिए कैश, और ये बैरर चेक वगैरह नहीं चले। तो इन दोनों केस में अगर देखा जाए ना तो एक्सेप्ट कर सकते हैं खाली किसका, बैरर चेक जो हमारा था ना, वो हमारा जग, उसका छोड़ के। दूसरा पूछता है स्पेसिफाई करिए कोई पेन, ओके, स्पेसिफाई कोई पेनल्टी लगती है क्या अगर आप गलती करते हो? हाँ जी, पेनल्टी लगती है, और भी ताबड़तोड़ 5 गुना तक का फाइन लग जाएगा। ये जो अमाउंट कंट्रीब्यूट करो उसका 5 टाइम्स तक लग सकता है, और उसके साथ 6 महीना तक का जेल भी लगेगा। आपको ध्यान रखिएगा अगर वायलेशन करते हैं आप पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन को लेकर के। इसके बाद है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है कि भाई पेंडोला इज सर्विंग एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर in a listed company and she would like to know the answer for the following queries। क्या पूछा? अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन जो है ना बच्चों, LODR के आधार पे बताना। फिर से देखो, फिर से LODR आ गया है, तो ध्यान रख लो इस बार दोनों में कम LODR, सिक्योरिटी मार्केट के पेपर में कंपनीज एक्ट पूछा है, कंपनीज एक्ट के पेपर में LODR पूछा है, तो बहुत बढ़िया। आइए, हाउ मेनी अदर लिस्टेड कंपनी शी कुड बी अपॉइंटेड ID। तो यहाँ पे ID जो आता है ना बच्चों, वो 3 कंपनी में बन सकती है, और ठीक है, ऑलरेडी कितने कंपनी में सर्व कर रही है, सर्विंग एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर है ना, तो मैक्सिमम MD होने के बाद आप और 3 कंपनी में ID बन सकते हैं। एंड कुड शी बी अपॉइंटेड एज अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन अ प्राइवेट कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी के लिए LODR कुछ नहीं बोलता, और जो मर्जी करो, LODR एप्लीकेबल ही नहीं है ना प्राइवेट कंपनी का। तो वहां पर 20 कंपनी वाला लिमिट चेक कर लें। 20 कंपनी में अब मान लो ऑलरेडी एक जगह में MD है, उसके 3 कंपनी और बनना चाहती है, और उसके बाद और कितना कंपनी में इसको बनने का चाहत है, तो और 5 कंपनी बनो, बिंदास, क्या टेंशन है, 20 का लिमिट है ना, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे कंपनी लो बच्चों। उसके बाद आइए नेक्स्ट, अ कंपनी विच इज, अब यहाँ देखिए क्वेश्चन पूछा है 13 करोड़ का इनका पेडअप कैपिटल है, वो बोर्ड मीटिंग रखा है इन्होंने ऑन, अच्छा देखिए एक डेट दिया बोर्ड मीटिंग का भैया, 12 दिसंबर का डेट दिया है, और मैनेजिंग डायरेक्टर आपसे पूछना चाहते कुछ बात। क्या पूछना चाहते हैं कि डेट बताइए किस दिन आपको नोटिस देना चाहिए, फिजिकल भी, मतलब आइदर इलेक्ट्रॉनिकली या पोस्ट। अच्छा, पोस्ट से भी देना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 7 दिन का नोटिस का टाइम होता है, आपको पता ही है। तो 12 तारीख है,
तो 12 तारीख से देख लीजिए। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक देंगे तो 5 तारीख को दीजिए, तो भी लास्ट डेट है 5 तारीख, ऑन और बिफोर 5th। और अगर पोस्ट से देंगे तो 2 दिन का क्लियर और जोड़ना पड़ेगा, तो 2 दिन और पीछे कर दीजिए, तो 3 दिन पकड़ लीजिए। तो 3 दिसंबर अगर पोस्ट से देना चाहते हैं तो, और अगर आप इलेक्ट्रॉनिकली देना चाहते हैं तो हो जाएगा आपका 5 दिसंबर तक। 7 डेज नोटिस वाला बात आपको बताना है। फिर पूछा है कि सर मान लो अगर कुछ प्री डिटरमाइंड डेट है 12 तारीख का, और ऑल्टरनेट मत हर महीने का हमने फिक्स कर दिया कि भाई 12 तारीख को मीटिंग होगी, तो क्या फिर भी उसके लिए भी हमको हर बार नोटिस देने पड़ेगा? जरूर देना पड़ेगा। SS1 एकदम चिल्ला चिल्ला के कहता है, एज अ गुड सेक्रेटरी प्रैक्टिस आपको हर महीने का नोटिस का नोटिस मीटिंग के लिए नोटिस देना ही पड़ेगा। आप चाहे आर्टिकल में लिखवा दीजिए, फिक्स टाइम कर लीजिए, क्वार्टरली कर लीजिए, बिकॉज नोटिस मस्ट बी गिवन। अब मान लीजिए कोई बोले हमको नहीं मिला, हमको नहीं पता चला, तो देना चाहिए नोटिस, मस्ट बी गिवन। उसके बाद बोला क्या, इन केस अर्जेंट मैटर में आप शॉर्ट नोटिस में मीटिंग बुला सकते हैं जी। 2 कंडीशन है, एक तो अर्जेंट मैटर होना चाहिए जो लिखा हुआ है, दूसरा अगर आपके पास इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो वो रेटिफाई कर दे तो बात हो गया एकदम जोरदार। अच्छा, कुड द नोटिस ऑफ द बोर्ड मीटिंग बी इशूड और सेंड बाय अ पर्सन इन whom who is by any person in the company as a director? तो भैया the proper authority to send the notice of the BM is the board of directors, वही देगा, बोर्ड देगा प्रॉपर नोटिस, उसी की अथॉरिटी और कोई नहीं देता। हाँ ऑब्वियसली बोर्ड चाहे तो ऑथराइज कर दे कंपनी सेक्रेटरी को या कोई डायरेक्टर को तो चलेगा, बट द प्रॉपर अथॉरिटी इज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, साफ साफ। उसके बाद एक क्वेश्चन देखो, 20 साल का बच्चा है एक्स, जो बीकॉम ग्रेजुएट भी है, बहुत बड़का बात है बच्चों, आपका फेवरेट कोर्स आ गया बीकॉम। चलिए उसके बाद वो किसके बेटे हैं, वाई के, जो 70 साल के हैं, बहुत बढ़िया, तो लेट सोचा होगा उन्होंने, कोई टेंशन नहीं है। वो टॉप बिजनेसमैन है और इंडिया में वाई इंटेंड करना चाहते हैं अपने बेटे को कि वो मैनेजिंग डायरेक्टर बन जाए वन ऑफ द ग्रुप कंपनी, जहां पे ग्रुप कंपनीज, एंड वो कंटिन्यू करे एमडी, खुद भी अनदर ग्रुप कंपनी के। तो पहली बात तो बच्चों देखो, एक वर्ड होता है असाइनमेंट ऑफ ऑफिस। डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट जो होता है ना, वो बोर्ड करती है अगर उसकी कैपेसिटी में है, शेयर होल्डर करते हैं उसके कैपेसिटी में, एक्ट बोलता है उसके हिसाब से अपॉइंटमेंट होता है। तो कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि आप इसको बना दो और बोर्ड बना दे। इत्तेफाक हो जाता है कई बार कि उसने नॉमिनेशन, उसने नाम रिकमेंड किया, वही बोर्ड को भी पसंद है, शेयर होल्डर को पसंद है, बट ऐसा कोई लॉ नहीं है कि आप कहेंगे तो अपॉइंट हो जाएंगे। इट्स टोटली द पावर ऑफ द कंपनीज एक्ट एंड शेयर होल्डर्स। तो असाइनमेंट ऑफिस इज नॉट अलाउड, प्रोहिबिटेड, ठीक है। अब दूसरी बात वाली बात की भाई कि एज वाली बात, तो पहली बात तो बच्चों वो एक और प्रॉब्लम है कि एमडी बनना चाहते हैं। अब एमडी बनना चाहते हो, मैनेजेरियल पर्सन बनना चाहते हो, तो मैनेजेरियल पर्सन का गाइडलाइन है कि ना 21 से कम हो, ना 70 से ज्यादा। आर यू क्लियर? नहीं बन सकते आप। हाँ 70 ज्यादा वाला का तो फिर भी एसआर पास करके हो सकता है, बट 21 से कम वाले का तो हो ही नहीं सकता। तो ये जो सपना है ना चाचा का, वो ना पूरा हो पाएगा, ठीक है। असाइनमेंट भी नहीं कर पाएंगे ऑफिस का, और मैनेजेरियल पर्सन जो है वो 20 ईयर्स का है तो बन ही नहीं सकता ऐसे भी। बहुत बढ़िया, तो वेट करवाइए उनके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बोर्ड ऑफ द कंपनी है जिसका टोटल स्ट्रेंथ कितना है, 12। डायरेक्टर्स के स्ट्रेंथ है टोटल 12, और उसमें 2 डायरेक्टर के वैकेंसी है, तो असल में आप देखा जाए तो 10 जो करंट स्ट्रेंथ है। आप क्वेश्चन पूछा कि बताइए व्हाट इज द कोरम रिक्वायर्ड फॉर द बोर्ड मीटिंग, तो भैया 10 का 1/3 क्या होता है, आपको याद होगा 1/3 निकालना होता है ना, 1/3 ऑफ बोर्ड और 2 विच एवर इज हाई। तो 10 का 1/3 3 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा। और आपको पता है ना फ्रैक्शन काउंट नहीं होता, हम बंदों को फ्रैक्शन में नहीं काटते भाई साहब। यहाँ क्या ले लेंगे जल्दी बता दो आप लोग, देवी और सज्जनों, यहाँ आएगा 4, क्योंकि मैथ्स रूल नॉट अप्लाई, साफ साफ याद रखना। 3.33 को 4, तो पहला आंसर आएगा 4। दूसरा पूछता है 9 डायरेक्टर्स इंटरेस्टेड रह गए उस मीटिंग में, अब बताइए 10 में से 9 इंटरेस्टेड है। तो इंटरेस्टेड वाली बात जब आती तो हमने बात सिखाई थी, इंटरेस्टेड कोरम पूछा है, और जब भी 2/3 से ज्यादा डायरेक्टर्स इंटरेस्टेड हो जाते हैं तो उस केस में रिमेनिंग डायरेक्टर जो नॉन इंटरेस्टेड है उसी का कोरम माना जाता है। अब उस केस में नॉन इंटरेस्टेड बचा कितना, 10 में से 9 इंटरेस्टेड है तो बचा 1। अब 1 के साथ तो मीटिंग कर नहीं सकते, तो यहाँ पे एक्चुअली कोरम प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, आंसर 2, मिनिमम 2, क्योंकि याद है 1/3 रिमेनिंग डायरेक्टर 2 विच वाज हाई, तो यहाँ 2 होता है, लेकिन 2 तो है नहीं, तो यहाँ पे कोरम प्रेजेंट नहीं है, तो मीटिंग हो जाएगी एडजर्न। इसके बाद आ जाइए, तीसरा पूछता है
मान लीजिए पर्टिकुलर मीटिंग में 6 डायरेक्टर प्रेजेंट है, 6 डायरेक्टर्स वे प्रेजेंट एंड 3 ऑफ देम पार्टिसिपेटेड थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो मीटिंग में क्या कोरम प्रेजेंट है? अरे बाबू याद रखिएगा, हम हैं नए अंदाज, क्यों हो पुराना। तो भाई साहब यहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वाले और फिजिकल सबको काउंट किया जाता है कोरम में, कोई टेंशन वाली बात। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटेंडेंस रजिस्टर जो होता है बोर्ड मीटिंग का, क्या उसको ये डायरेक्टर जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थ्रू अटेंड करते हैं उनका एंट्री किया जाएगा? अरे कोरम में काउंट करे तो एंट्री काहे नहीं करेंगे? अटेंडेंस रजिस्टर सबका एंट्री किया जाएगा, रोल कॉल होता है प्रॉपर उनका, हम जो प्रोसीजर पढ़ते थे याद कीजिएगा, जरूर एंट्री करेंगे हम, राइट है। चलिए इसके बाद एक और एजीएम का क्वेश्चन आ गया धड़ल्ले से, पूछा एनुअल जनरल मीटिंग वाज कॉल्ड बाय अ प्रॉपर वैलिड नोटिस एंड वाज संडे, संडे को बुलाया, संडे पब्लिक हॉलीडे, उस दिन तो बुला सकते हैं चलेगा, नेशनल हॉलीडे दिन नहीं बुलाना है। ड्यू टू द लैक ऑफ द कोरम, कोरम नहीं था तो मीटिंग क्या हो गई? एडजर्न हो गई। ओके जी, एडजर्न जब होता तो आपको पता है केबीसी का डायलॉग मारेंगे हम लोग, सेम टाइम सेम वीक सेम प्लेस, आपके अपने फेवरेट शो में जिसका नाम है कौन बनेगा? सीएस। चलिए द नेक्स्ट वीक द एडजर्न मीटिंग ऑन अ पर्टिकुलर रेजोल्यूशन टू शेयर होल्डर्स होल्डिंग कितना, नॉमिनल वैल्यू कितना भैया? 5.5 लाख का, वो लोग पोल डिमांड कर लिए। अच्छा तो पोल का प्रोविजन बता दो, तो पोल का प्रोविजन क्या कहता है? देखो उसमें दो बातें याद है, पेड अप कैपिटल वाला बात है 1/10 वाला, और या तो ये एग्रीगेट नॉमिनल वैल्यू। तो नॉमिनल वैल्यू कितना? 5 लाख। अगर 5 लाख या उससे ज्यादा आपके पास नॉमिनल वैल्यू है ना, तो आप डिमांड कर सकते हैं पोल को, टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये भाई पोल डिमांड कर सकते हैं, और पोल डिमांड मतलब वोटिंग का तरीका होता है पोलिंग पेपर्स के थ्रू। और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि वो जो इफ वुड बी कॉल्ड ऑन अ मंडे, मान लो एडजॉर्न मीटिंग को उस संडे की जगह नेक्स्ट मंडे को बुलाते तो, बट वो मंडे का प्रॉब्लम नहीं है, वो मंडे कौन सा दिन पड़ रहा है? वो पड़ा 15 अगस्त। बताइए, इसको बोलते हैं नेशनल हॉलीडे। 3 ही नेशनल हॉलीडे हैं, देश की आजादी, देश का संविधान और बापू का जन्म। अब इसमें से ये हो गया अपना पब्लिक, क्या चीज? पब्लिक हॉलीडे, नेशनल हॉलीडे। अब पब्लिक हॉलीडे में हमने अलाउ किया था, बट उस दिन कोरम नहीं था। अब देखो कोरम नहीं था तो हमने एडजर्न कर दिया मीटिंग, एडजर्न करके मीटिंग रखा कब? मंडे को, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो निकला क्या? नेशनल हॉलीडे, तो नहीं चलेगा, तो आपको ये नेक्स्ट डे करना पड़ेगा मीटिंग को, राइट है। तो ये ध्यान रखना, नॉट पॉसिबल। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन का है भाई, एग्जाम करो वेदर द पर्सन एलिजिबल टू बी रीअपॉइंटेड एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो कुछ कंडीशन है, पहले राम जी हैं, राम जी का क्या है? वो एडवाइजर है सीएफओ के, तो एडवाइजर है मतलब थोड़ा अंदरूनी रिश्ता है ना, फाइनेंशियल रिश्ता हो गया, नहीं चलेगा, नहीं बन सकते, राम नहीं बन सकते। फिर आते किशन, किशन जो है उन्होंने स्टार्टेड हिज ओन इंडिपेंडेंट एडवाइजरी बिजनेस एंड किसी तरीके से इनका कोई रिश्ता बिजनेस के साथ नहीं, तो बहुत बढ़िया, शुद्धिकरण है, तो बहुत बढ़िया, अपना काम जो करना करो, अपॉइंट करो, इनका क्या प्रॉब्लम है? किशन बन सकते हैं। राकेश बाबू का क्या प्रॉब्लम है? वो बोल रहे हैं कि हमने एक वैल्यूएशन का काम किया, वैल्यूएशन का काम बच्चों ऑडिटर्स करते हैं, लीगल फर्म्स करती है, तो अलाउड नहीं है भैया, ये नहीं बन सकते अपने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। उसके बाद नेक्स्ट सी अनदर क्वेश्चन इज अमित, सीएफओ ऑफ अ कंपनी हैज sought your advice about the frequency holding first board meeting and subsequent। तो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग बच्चों जीवन में पहली बार आए थे आप लोग, कितना महीने में आए थे? 9 मंथ्स। तो 9 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द फर्स्ट, आप भी फर्स्ट आए थे ना, तो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर से 9 महीना। उसके बाद सब्सिक्वेंट में 3 बातें हो जाएंगी, इन हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन वाली बात हम लोग, ये इनमें से जो लेटेस्ट पहला डेट आएगा 6 मंथ फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर एंड, 15 मंथ फ्रॉम द लास्ट एजीएम, या उस साल के कैलेंडर ईयर एंड यानी 31 दिसंबर के पहले जो सबसे पहला डेट आएगा वही डेट होगा आपका कट ऑफ फॉर होल्डिंग द नेक्स्ट एजीएम। तो ध्यान से हाँ इसको सुंदर से बना के लिखना यार, टू द सीएफओ फलाना ढिंगपा, प्रोविजन नहीं रहेगा। इसके बाद बच्चा लोग एक और क्वेश्चन है कि भाई कंपनी हैज पास 2 रेजोल्यूशंस, वेरी गुड, लेकिन सर्कुलेशंस के थ्रू। मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स 5 डायरेक्टर्स फॉर्म द मेजॉरिटी ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ कंपनी का 9, तो 9 में से 5 लोगों ने इसके लिए हामी भरी और 2 डायरेक्टर भाई साहब फूफा जी बन गए, इनको मना करना हमको नहीं चलेगा, रेजोल्यूशन आपको फिजिकल मीटिंग बुलानी पड़ेगी। क्वेश्चन का है, क्वेश्चन ये है कि वेदर द क्लेम ऑफ द 2 डायरेक्टर्स कि ये रेजोल्यूशन नहीं हो सकता सर्कुलेशन से, ये चलेगा क्या? तो नहीं चलेगा, क्योंकि रेजोल्यूशन देखो बीआरसी करने के लिए भी मिनिमम वन थर्ड डायरेक्टर्स का मर्जी होना चाहिए, और बीआरसी
क्योंकि ये कोरम है, मिनिमम कोरम कंपनी लॉ का। और बीआरसी मना भी करने के लिए भी 1/3 लोगों बना होना चाहिए। अब 9 का 1/3 कितना होता है जी? निकलेगा आपका 9 का 1/3 निकलेगा 3 डायरेक्टर, यहाँ है 2 डायरेक्टर, तो इन दोनों को बोलना पड़ेगा भैया आराम से अपने घर पे रहो, ये वैलिड है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा है हाउ द रेजोल्यूशन वाज पास बाय सर्कुलेशन विल बी रिकॉर्डेड इन द मिनट्स। तो नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग जो होगा ना, उसमें आपको उसको रिकॉर्ड कर देना, सब्सिक्वेंट मीटिंग में इसको प्रॉपर्ली रिकॉर्ड कर देना, तो ही तो इसको पार्ट मान लिया जाएगा मीटिंग का। और ड्राफ्ट रेजोल्यूशन वाज नॉट सेंट टू वन ऑफ द डायरेक्टर, अच्छा नहीं गलत है, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड लिखा है इनएविटेबल मिस्टेक, मतलब बच्चों उनका हाथ में नहीं था, एक्सीडेंटल ओमिशन कह सकते हैं इसको, तो चलेगा, वो अलाउड है। जो चीज इनएविटेबल मतलब बच्चों उनके कंट्रोल में, बियॉन्ड द पावर, क्या करेंगे फिर? चलेगा फिर, जानबूझ के नहीं करना चाहिए, मेलाफाइड नहीं होना चाहिए। इफ द सिंगल अप्रूवल हैज बीन ग्रांटेड फॉर द मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स फॉर बोथ द रेजोल्यूशन, तो वो चलेगा क्या? तो देखो ईच रेजोल्यूशन शैल बी गिवन सेपरेट explanation and the decision of the director shall be sought on each resolution separately. So a single note containing more than one resolution may be circulated, but the note should enable the signifying the decision of the director on each of the resolutions separately. अलग अलग से, एक साथ बहुत सारा नहीं, कंफ्यूजन हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा, एक तो ऐसे भी घर से मंगवा रहे हो यार। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। एक्स वाई लिमिटेड एक अनलिस्टेड कंपनी है, अनलिस्टेड कंपनी है जो कि जिनमें 1100 शेयर होल्डर है, बहुत बढ़िया। वन ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी इन हिज ओपिनियन दैट कि भाई आप बना दो एसआरसी, स्टेक होल्डर रेजिस्ट्रेशन कमिटी बना दो। तो हाउएवर द सेक्रेटरी जो कंपनी का बोलता है ना हमको जरूरत नहीं है, तो आप बताइए लॉ के हिसाब से क्या होता है। तो क्या ऐसा क्लेम जो है डायरेक्टर का वो करेक्ट है? तो पहली बात अनलिस्टेड कंपनी, तो अनलिस्टेड लॉ क्या कहता है? देखो, या तो अब लिस्टेड कंपनी है या तो कोई और कंपनी, लेकिन आपके पास कितना लोग हैं? आपके पास 1000 ज्यादा सिक्योरिटी होल्डर होने चाहिए, तो आपको मैंडेटरी है। तो क्लेम इज इनवैलिड, क्लेम इज इनवैलिड, क्योंकि यहाँ पे 1100 लोग हैं यार, तो बनाना ही पड़ेगा ना। अब दूसरा बोलता अगर मान लो ये लिस्टेड कंपनी होती तो फॉर्म करना पड़ता, जरूर फॉर्म करना पड़ता। सेबी रेगुलेशन कहता है, एलओडीआर साफ साफ कहता है कि इसमें 3 डायरेक्टर भी होने चाहिए, जिसमें एक बंदा कम से कम क्या हो, इंडिपेंडेंट हो, एंड शैल बी मेंबर ऑफ द कमिटी इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी एंटिटी, जिसको हम कहते हैं आजकल। व्हाट इज द कोरम ऑफ एसआरसी? तो कोरम के बारे में साइलेंट है लॉ, बोलता कि जितना भी चाहे आप रख सकते हैं, बस मीटिंग होना जरूरी है, एंड दैट्स अ बोर्ड डिसीजन, बोर्ड बनाएगा कोरम। और उसके बाद बच्चों नेक्स्ट है कि व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मीटिंग, तो साल में कम से कम एक बार तो आपको मीटिंग बुलानी ही चाहिए। ओके, एसआरसी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। ये बोलता है देखो, एक एनुअल मीटिंग बुलाई गई, एजीएम का दोबारा क्वेश्चन है, वहां बोला गया कि जो प्रॉक्सी फॉर्म्स रिसीव्ड हुए हैं, प्रॉक्सी पे क्वेश्चन है, ए बी सी और डी, सी ए बी सी और डी, सी और डी जो डिपॉजिट करते हैं प्रॉक्सी 72 आवर्स बिफोर द मीटिंग, एंड एज आर्टिकल्स कहता है कि ना भाई साहब डिपॉजिट कितना होना चाहिए, 72 आवर्स का उस बिफोर द मीटिंग। ए और बी डिपॉजिट करते हैं 50 आवर्स का, और वो लड़ते हैं कि कंपनीज एक्ट में आपको पता होगा 48 आवर्स का लॉ बोलता है, तो एनी लॉन्गर पीरियड देन 48 आवर्स शैल बी काउंटेड एज 48 आवर्स। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, ए और बी को बोलेंगे बाबू आपका प्रॉक्सी वैलिड है, कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि कंपनीज एक्ट आर्टिकल्स कैन नॉट ओवरराइड कंपनीज एक्ट, बार बार डायलॉग मिलता है आपको। सी जो है रिप्रेजेंट करते हैं 48 शेयर होल्डर को, तो एक प्रॉक्सी, एक बंदा कितने बंदों का प्रॉक्सी बन सकता है, 50 लोग का, तो ये 48 है तो वैलिड है। और डी जो है वो एक ही का प्रॉक्सी होल्ड कर रहा है, लेकिन उसके पास 11% है, तो ये भी सही है, क्योंकि अगर आप किसी एक बंदे का प्रॉक्सी हो बट उसके पास मोर देन 10% शेयर होल्डिंग है, पीयूएससी या वोटिंग राइट है, तो आप उसका एक ही का बन सकते हैं। तो ये तीनों ठीक है, राइट, प्रॉक्सी का लॉ है, सीधा सीधा प्रॉक्सी का क्वेश्चन पूछ ले यार। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग, तो नेक्स्ट है बेटा लास्ट क्वेश्चन पे आगे ऑलमोस्ट हम लोग। तो एक आपको कंप्लेन मिला आईसीएसआई में मेंबर के खिलाफ मिसकंडक्ट के रिलेटेड, और उसके खिलाफ क्या सेक्शन नंबर 21 पूछा है आईसीएसआई का, सीएस एक्ट का। तो उसमें बच्चों ये वही कंप्लेन है कि डिसिप्लिनरी कमेटी होती है, कमेटी बोर्ड कमेटी को बताती है, कमेटी काउंसिल को बताता है, फिर वो रिप्रिमांड कर देते हैं या सस्पेंड कर देते हैं, आपका नाम रिमूव कर देते हैं,
और अलग अलग है, जैसे अब कमिटी का सजा का अधिकार 6 महीने का, तो काउंसिल का कितने समय का है, तो ये वाला प्रोविजन 21 वाला लिख देना था आपको, यहाँ से मैंने ये डाल दिया आपको। नेक्स्ट इज सेकंड स्टैंडर्ड पे क्वेश्चन है, एसएस पे, ये भी जनरल मीटिंग पे, एसएस पे SS2 पे क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले पूछा क्या प्रेजेंस ऑफ सेक्रेटरियल ऑडिटर जरूरी है क्या एनुअल मीटिंग में? जरूर बच्चों, स्टैट्यूटरी ऑडिटर और सेक्रेटरी ऑडिटर दोनों का प्रेजेंस होना जरूरी है जनरल मीटिंग में टू आंसर द क्वेरीज ऑफ द शेयर होल्डर, बिकॉज ये उनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, दे मस्ट स्टैंड देयर। क्या डायरेक्टर शुड बी सीटेड, कहाँ डायरेक्टर बैठना चाहिए? तो भैया डायरेक्टर देखो चेयरमैन के साथ बैठने चाहिए और इन फ्रंट ऑफ शेयर होल्डर बैठना चाहिए, सो दैट कि वो लोग क्वेरी आंसर्स कर सके 1 to 1, नाम देख के, नाम पूछ के। इफ द चेयरमैन वाज लेट फॉर एन आवर, तो भैया हाफ एन आवर तक तो हम वेट करते हैं नॉर्मली, उससे ज़्यादा लेट है तो हम किसी और को ही मेंबर्स आपस में ही किसी और को अपॉइंट कर लेंगे, दूसरे डायरेक्टर को अपॉइंट कर लेंगे या किसी मेंबर को अपॉइंट कर लेंगे, एक दिन का राजा बना के, उस दिन का चेयरमैन बना के, और मीटिंग को संचालित कर लेंगे। इसके बाद बात आती है क्या कि वेदर द सेक्रेटरी ऑडिटर हैज अ राइट टू स्पीक इन द एनुअल मीटिंग। जी हाँ, जरूर राइट है, ही हैज अ राइट टू स्पीक। देखो उनको बुलाया भी जाता है, नोटिस दिया जाता है। देखिए जब आप किसी को नोटिस देते हैं ना बाबू, तो इसका मतलब ये होता है कि उसका अधिकार होता है मीटिंग में जाके पार्टिसिपेट करने का। अब पार्टिसिपेशन का मतलब ही नहीं होता जाके खाली बैठ जाना, प्रॉक्सी वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। प्रॉक्सी क्या होता है, वो आके खाली पोल में वोट करता है और कुछ नहीं करता। ये तो सेक्रेटरी ऑडिटर्स को बुलाया गया इज्जत से, नोटिस देके, पाओ पधारो मारे देश, तो ये आके बोलेगा भी और सारी बातें बताएगा दिल खोल के। तो बच्चों ये आपका कंपनी लॉ का पेपर 2022 दिसंबर का था, जिसका एक एनालिसिस आपके सामने अब मैंने बता दिया। इंस्टीट्यूट का मैट ही रेफर किया मैंने, जिससे कि आप सब आराम से उसको क्रॉस वेरीफाई कर लें, देख लें। आप देखिए, पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए आगे, और हमारे साथ जुड़े रहिए और सभी चीज़ों के लिए। और दोस्तों मैं यही बात कहूँगा कि एग्जामिनेशन को आपके करियर का सबसे बड़ा इवेंट समझ के अपियर कीजिए। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस।